आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नए वीडियो लेकर आया हूं जो आप सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, उसका हम वन शॉट करेंगे। और इस वन शॉट वीडियो में मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मैं आप सभी को पिछले 5 से 6 वर्ष के जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उस प्रश्न को इस वीडियो में हमने लिया है। तो आइए अब हम बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वास्तविक संख्या जो हमारे पास चैप्टर है उसमें हमारे पास पहले पुराने वाले एनसीईआरटी के हिसाब से यदि देखें तो हमारे पास 4 प्रश्नावली थे। कौन कौन से? प्रश्नावली नंबर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ये हमारे पास 4 एक्सरसाइज थे। लेकिन इस नए वाले एनसीईआरटी की बात करें, नए वाले एनसीईआरटी के बुक में हमको केवल यूपी बोर्ड में, कौन कौन से बोर्ड में? यूपी बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें, एमपी बोर्ड की बात करें और राजस्थान बोर्ड की बात करें, राजस्थान बोर्ड की बात करें तो हमें केवल यही 2 एक्सरसाइज हमें पढ़ना है। कौन कौन से? प्रश्नावली नंबर 1.2 और 1.3। आपके बोर्ड आपके बुक में यदि आपने नया एनसीईआरटी का बुक लिया होगा तो उसमें 1.1 ये है और 1.2 इसमें ये दे दिए गए। तो केवल हमें यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में और राजस्थान बोर्ड में केवल हमें यही 2 प्रश्नावली पढ़ना है। लेकिन मैं बिहार बोर्ड की बात करूं तो बिहार बोर्ड में हमें ये चारों एक्सरसाइज पढ़ना है। तो एक्सरसाइज पुराने वाले एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है। बिहार बोर्ड में एक भी एक्सरसाइज नहीं कटा है। लेकिन यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में ये 2 एक्सरसाइज हमारे पास कट चुके हैं, ये और ये दोनों एक्सरसाइज कट चुके हैं, केवल ये 2 एक्सरसाइज है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास है, यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास पहला ये क्वेश्चन है। देखिए हमसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य में व्यक्त कीजिए। हमें इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें क्या करना है, इसको हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 144, इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम व्यक्त करते रहे, यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे खींच ले रहे हैं। हमारे पास है 144, तो 144 हो गया। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले ये 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो हमारे पास कितना बार में कटेगा? 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 72 बार में ये कट जाएगा। उसके बाद फिर से इससे 2 से हम कटाएंगे तो 2 तिया 6, 1/2 छक्के 12 हो गया, तो हमारे पास आ गया 36। फिर से हम 2 से कटाएंगे तो हमारे पास कितने बार में कटेगा? तो 2 एकन 2 और 2 अट्ठे 16, 18 बार में कट जाएगा। फिर से इसे हम 2 से कटाएंगे तो 9 बार में कटेगा। फिर से हम इसे 3 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब हम फिर से इसे 3 से कटाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास 44 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं? तो 44 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 हमारे पास कितने बार है? 1 2 3 4 बार आया है। 2 1 बार हो गया, फिर से 2 बार हो गया, 3 बार हो गया और 4 बार हो गया। उसके बाद 3 हमारे पास 2 बार आए हैं, तो 3 हमारे पास ये 3 गुणे 3 हो गया। तो ये देखिए, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। इसे आप सीधा तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं, यहीं पर आप इसको ऐसे लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 हमारे पास कितने बार है? 4 बार है, तो 2 का पावर आप 4 लिख सकते हैं और गुणे 3 हमारे पास कितने बार है? 2 बार है, तो 3 का पावर आप 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 144 का अभाज्य गुणनखंड हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पहले का। अब हम इस दूसरे वाले का देखते हैं। तो दूसरे वाले को हम देखेंगे तो यहाँ पर एक हम लाइन खींच ले रहे हैं।
यहाँ पर हमने एक लाइन खींच लिया और ये हमारे पास है 196, सॉरी 96 का है, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास है 96, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कितने बार में कटेगा, 2 से पहले कटाएंगे तो 2 चौको 8, 4 बार में जाएगा, फिर से 2 8 16, ये 48 बार में कट जाएगा। फिर से हम 2 से कटाएंगे तो ये हमारे पास कितने बार में कटेगा, 24 बार में कट जाएगा। फिर से हम इसे 2 से कटाएंगे तो ये हमारे पास कितने बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। फिर से हम इसे 2 से कटाएंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा। फिर से अब हम क्या करेंगे, इसे फिर से अब हम 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो हमारे पास कितने बार में कटेगा, तो 2 से कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा। फिर से अब हम इसे 3 से कटाएंगे, 3 एकने 3 हो गया। तो हमारे पास 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड आए हैं। 2 हमारे पास कितने बार है, तो 2 हमारे पास 5 बार है, तो यहाँ पर 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। 5 बार था, 3 और 2 5, 5 बार 2 था और 3 हमारे पास कितनी बार है, 1 बार है, तो 1 बार हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 और गुणे 3 हमारे पास कितने बार है, 1 बार है, तो 3 का पावर 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास 96 का भी अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो बहुत ही आसानी तरीके से बस इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों आप होमवर्क में कर लेंगे। आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि एक बार ये आप दोनों, ये 2 हमारे पास है, तीसरा और चौथा, आप होमवर्क में कर लेंगे कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास इसका अगला नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 196 मतलब 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों को योग ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि 196 जो हमारे पास है, इसका अभाज्य गुणनखंड करके और उसके जो घातों का योग आ रहा है उसको बताइए, उसको मतलब बताइए, उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 196 का हम क्या कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर 196 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है 196, तो 196 हो गया। एक मिनट, 196 हो गया। अब देखिए इसे भी हम 2 से पहले कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो हमारे पास कितना बार में कटेगा, तो ये हमारे पास 2 9 18 और 2 8 16 मतलब 98 बार में कट जाएगा। फिर से हम इसे 2 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 चौको 8 और 2 9 18 मतलब 49 बार में कट जाएगा, 49 बार में। फिर से अब ये हमारे पास 49 किससे कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, सीधे ये 7 से कटेगा। तो 7 से कटेगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 7 बार में, 7 7 49। फिर से इसे हम 7 से कटाएंगे तो 7 एकने 7, तो हमारे पास 196 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं, 2 हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार हो गया। फिर से हमारे पास 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार हो गया, 2 बार हो गया इजिकल टू, तो 2 का पावर हमारे पास कितने है, 2 और गुणे 7 का पावर हमारे पास कितना है, तो 7 का पावर हमारे पास 2 है, तो 2 हो गया। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में हमसे यही कहा था कि इस मतलब ये जो 196 है इसका अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग बताइए। मतलब ये जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हुए हैं तो इसका जो ये घात आया है ना, क्या आया है, इसका जो ये 2 घात आए हैं इसी घातों का योग हमें बताना है। तो घातों का योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास घातों का योग, घातों का योग क्या हो जाएगा, घातों का योग क्या हो जाएगा, 2 + 2 मतलब 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया घातों का योग।
ये हमारे पास हो गया और ये हमारे पास पहले मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। तो यहाँ आप देख लीजिए, यह हमारे पास अगला नंबर सवाल, यह हमारे पास अगला नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या करना है, इसका लसा और मौसा हमें ज्ञात करना है इन तीनों संख्या का। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे इसका बहुत ही आसान तरीका है। लसा और मौसा ज्ञात करने के लिए हमें कोई भी यदि संख्या दी गई हो और उसका लसा और मौसा हमें कहे ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो हमारे पास इन तीनों का क्या है कि मौसा और लसा ज्ञात करें, तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड पहले वाले 6 का निकाल रहे हैं। तो 6 का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 6 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 तिया 6 और 3 एकने 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया है, 2 गुणे 3 आ गए हैं, ये हमारे पास आ गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम यहाँ पर 72 का अभाज्य गुणनखंड निकाल ले रहे हैं। 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे पहले हम 2 से कटाएंगे। तो 2 से कटाएंगे तो हमारे पास कितनी बार में कटेगा, 2 तिया 6, एक बचा तो 2 छक्के 12, 36 बार में 72 कट जाएगा। फिर से हम इसे 2 से कटाएंगे तो 2 एकने 2 और 2 नवा 18, 19 बार में कटेगा। फिर से ये हमारे पास ये 19 बार में नहीं, 8 बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा, 18 बार में कट गया। फिर से हम इसे 2 से कटाएंगे तो 2 नवा 18, फिर से ये हम 3 से अब कटाएंगे तो 3 तिरिका 9, फिर से अब हम इसे 3 से कटाएंगे तो 3 एकने 3 आ गया। तो ये हमारे पास 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, 2 हमारे पास कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो 2 हमारे पास कितनी का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 3 बार था तो 2 3 बार लिख दिए। उसके बाद गुणे 3 हमारे पास 2 बार है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2 आ गया। उसके बाद हमारे पास है 120, क्या है 120 का। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, तो इसे भी हम 2 से पहले कटाते हैं। तो 2 छक्के 12 मतलब 60 बार में कट जाएगा। फिर से इसे 2 से कटाएंगे तो 30 बार में कटेगा। फिर से इसे हम 2 से कटाएंगे तो ये 15 बार में कटेगा। फिर से हम इसे 3 से कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा। फिर से हम इसे किससे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या गया है, 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3 बार आया है। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 का पावर कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ पर 3 का पावर 1 हो जाएगा और गुणे 5 का पावर कितनी बार है, 1 बार है तो 1 बार हो गया। तब हमने क्या किया, पहले तो हमने तीनों का मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में कहा था कि इनका मौसा ज्ञात करिए, मौसा और लसा ज्ञात करिए। तो मौसा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, मौसा ज्ञात करने के लिए हमें ये जो हमारे पास तीनों अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इन तीनों में हमें ऐसी संख्या खोजनी होगी जो तीनों में हो। जैसे हमारे पास 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 2 ऐसी संख्या है जो तीनों में है। तो एक तो हमारे पास 2 मिल रहा है तो 2 यहाँ पर हम लिख लेंगे, 2 लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 2 तो हमने लिख लिया। अब 2 का सबसे कम घात जिसका होगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 का घात 3 है, 2 का घात 3 है, 2 का घात 1 है। तो 1 घात है ना, तो ये हमारे पास 2 का घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 का घात यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद और ऐसी कोई सी संख्या है जो तीनों में है, जो ऐसी तीनों में है, तो हमारे पास 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो एक बार हम यहाँ पर 3 लिख ले रहे हैं। 3 हमने लिख लिया। अब हम फिर से इसमें क्या करेंगे, ऐसे 3 में हम ऐसे 3 तो हमने लिख लिया। अब इसमें हम सबसे कम घात जिसका रहेगा उसको लिखेंगे। तो कम घात 3 का घात 1 है, 3 का घात 2 है, 3 का घात 1 है। तो 3 का घात 1 है तो हमने 3 का घात 1 लिख लिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मौसा कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब हमारे पास मौसा हो गया। अब हम लसा ज्ञात करेंगे। तो लसा ज्ञात करने के लिए हम क्या करना होता है,
लसा ज्ञात करने के लिए हमें जो संख्या हमने जो कॉमन है हमारे पास तीनों में है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास दो तीनों में है तो दो हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे अधिक घात अब रहेगा, मतलब लसा में आप सबसे दो तो हमें तीनों में था तो तीनों में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे जिसका अधिक घात होगा उसको हम इसमें घात पर जोड़ेंगे। तो हमारे पास घात कितना है, 2 का घात 3 है, 2 का घात 3 है, 2 का घात 1 है, मतलब 2 का घात 3 सबसे अधिक है 2 के घात में। तो यहाँ पर 2 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फिर से हमारे पास और कोई संख्या है, एक 3 है हमारे पास है, तो 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 3 में हमारे पास सबसे अधिक घात किसका है, तो 3 का घात 2 है, तो यहाँ पर 3 का घात 2 लिख लेंगे। फिर से गुणे। उसके बाद और कोई सी संख्या है जो बच रही है, तो अब हमारे पास ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो तीनों में नहीं है। तो अब हमारे पास जो संख्या बच रही है उसको भी लिख लेते हैं। तो बस एक हमारे पास क्या बच रहा है, एक हमारे पास 5 बच रहा है, तो इस 5 को भी लिख लेंगे। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा। गुणे 3 का पावर 2 बार है, तो 3 का पावर 2 बार है, तो 3 3 का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 हो गया। गुणे 5 है तो 5 हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 8 9 72, कितना आ जाएगा 72, और गुणे हमको क्या करना है, 5 करना है। तो करेंगे तो हमारे पास कितना बार में कटेगा, तो हमारे पास 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 7 बचे 35, 35 से 36, तो हमारे पास आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, मतलब लसा हमारे पास कितना आ गया, 360 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। तो यहाँ देखिए इसका अगला नंबर हमारे पास सवाल कह रहा है, व्यंजक को x-2 ब्रैकेट में है, फिर से ब्रैकेट में x-4 का स्क्वायर और x-2 ब्रैकेट में है इसका स्क्वायर का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए। मतलब हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने अभी यहाँ पर बताया था, यहाँ पर हमने बताया था कि जो मतलब जो तीनों में, मतलब जो हमारे पास हमने क्या बताया था, जो इसमें तीनों में हमारे पास है उसको पहले लिख लेते हैं। तो 2 हमारे पास तीनों में था तो हमने 2 पहले लिखा था। उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास इन दोनों में हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, मतलब इन तीनों में से कौन सी ऐसी संख्या है, मतलब 2 बार भी मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 का पावर x-2 है, यहाँ पर भी x-2 है, तो हमारे पास इसका एचसीएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सबसे कम घात देखते हैं। तो इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, तो इसका घात 1 रहेगा, तो हमारे पास एचसीएफ कितना हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने दोनों में रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो x-2 है तो x-2 हो गया। उसके बाद सबसे अधिक घात जिसका रहेगा उसको लिख लेते हैं। तो x-2 का घात कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया। फिर से हमारे पास और जो बच रहा है उसको भी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास x-4 बच रहा है, तो x-4 अब पावर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो हमारे पास एलसीएम भी हमारे पास कितना आ गया, x-2 का स्क्वायर और x-4 का स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, बस इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके आगे हालांकि हमारा प्रश्न कह रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस का 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान क्या होगा। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें इसमें p का मान हमें ज्ञात करना है। किस चीज़ का, अब हमें p का केवल मान हमें ज्ञात करना है, और हमें इन दोनों का 65 और 117 का एचसीएफ हमें इतना दे दिया गया, और हमें इसमें कह रहा है कि इसमें p का मान ज्ञात करिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो आप क्या करेगा, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करके पहले एचसीएफ निकालिएगा, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 65 को हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 65 का, और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
सबसे पहले इसे 2 से कटाएंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। ये किस चीज़ से कटेगा, तो ये हमारे पास 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो किसे पहले 5 से कटा लेते हैं। तो 5 एक 5 और 5 तिया 15, 13 बार में कटिएगा। फिर से ये 13 बार में 13 एक 13 हो जाएगा। तो हमारे पास 65 का हमारे पास अभाज्य गुणनखंड क्या गए हैं, 5 गुणे 13 आ गए हैं। 5 गुणे 13 आ गए हैं। अब हमें 117 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इस 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 117। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितने बार ये किस चीज़ से कटेगा, तो ये हमारे पास 7 एक 8, 8 एक 9, ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा, 3 तिरिका 9, 10 11, 3 तिरिका 9, 2 बचा, 2 इसमें जाएगा तो 3 9 27 हो जाएगा। 39 आ गया। फिर से ये 3 से कटेगा, 3 एक 3 और 3 तिरिका 9, फिर से ये 13 से कटेगा, 13 एक 13। तो ये हमारे पास आ गए हैं 117 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 117 का अभाज्य गुणनखंड 3 का पावर 2 और गुणे 13। तो ये हमारे पास हो गया। तो हमें इसका HCF पहले निकाल लेते हैं। तो इसका HCF हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में से दोनों गुणनखंड हुए, इन दोनों में से कौन सी संख्या है जो कॉमन है, मतलब दोनों में है। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 हमने ले लिया। उसके बाद सबसे कम घात देखते हैं। तो कम घात मतलब 13 का घात 1 है, तो इसमें भी 13 का घात 1 है। एक एक दोनों का घात बराबर है, तो हमारे पास केवल 13 ही हो जाएगा। तो हमारे पास इसका HCF हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया है। और हमें क्या कहा था, इन दोनों का हमें HCF हमें इतना हमें दे दिया गया है, इतना हमें दे दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं HCF हमें क्या दिया है, तो अब हमारे पास दिया है 65P और माइनस का 117, यह हमारे पास दे दिए गए हैं। और हमारे पास HCF इन दोनों का कितना आया है, तो HCF हमारे पास 13 आया है। तो ये हो जाएगा 13 इजिकल टू, यह हमारे पास हो जाएगा 65P माइनस का 117। 117 को इधर भेज देंगे, 13 माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 13 माइनस प्लस 117 इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 65P हो जाएगा। तो 65P 117 में 13 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7 3 10, 1 हासिल, 1 1 2, 2 1 3 और 1, मतलब 130 आ जाएगा। 130 आ गया और इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 65P हो जाएगा। 65P हो जाएगा। अब हमारे पास ये देखिए 65 जो हमारे पास है गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 130 बटा में हो जाएगा 65। तो 65 और ये हमारे पास हो गया P। इसको हम काट लेते हैं, तो इसको पहले हम 5 से काटते हैं। तो 5 से काटेंगे तो हमारे पास कितने बार में कटेगा, तो 5 से कटेंगे, 5 एक 5 और 5 तिया 15, 13 बार में ये कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, तो 5 दूना 10 और 5 छक्के 30, मतलब 26 बार में कटेगा। तो 13 एक 13 और 13 दूना 26। तो हमारे पास P का मान हमारे पास कितना आ गया है, P का मान हमारे पास 2 आ गया है। 13 दूना 26 मतलब ये 2 आ गया, P का मान हमारे पास 2 आ गया। और यही हमें क्वेश्चन में कहा था ज्ञात करने के लिए, और हमारे पास ज्ञात हो गया। यही हमें कहा था कि P का मान क्या होगा, तो P का मान 2 होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमसे कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF व LCM 13 और 182 है। यदि एक पूर्णांक 26 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या कह रहा है, कि हमें इन दोनों का, मतलब हमारे पास जैसे कोई भी संख्या रहती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 13 और 23 है, 13 और 23 है। यदि हम इन दोनों का HCF हम निकालें, HCF निकाले तो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 आता है तो उसी प्रकार हमसे कह रहा है कि 2 कोई ऐसी, मतलब हमारे पास एक पूर्णांक तो दे दिए गए हैं, मतलब हमें एक ये नंबर दे दिए गए हैं, लेकिन ये जो एक नंबर है यह हमें नहीं दिया है,
यह हमें नहीं दिया है और यही हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और हमें इन दोनों का HCF और LCM हमें दे दिया गया है। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हमारा एक सूत्र होता है, उस सूत्र को आप याद रखिएगा। उस सूत्र हमारे पास क्या होता है, वो सूत्र हमारे पास होता है वो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, वो होता है HCF गुणे LCM। दो संख्याओं का गुणनफल क्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM, यह हमारे पास होता है। यह हमारे पास होता है दो संख्याओं का गुणनफल। यह हमारे पास एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। और हमें इसमें क्वेश्चन में क्या हमें दे दिया है, हमें एक संख्या केवल हमें मालूम है, केवल हमें इसमें का एक संख्या मालूम है 26 और दूसरी संख्या नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो दूसरी संख्या है क्या है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो हमारे पास दूसरी संख्या है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या क्या है, x है। मान लेते हैं कि हमारे पास जो दूसरी संख्या है वो क्या है, x है, और पहली संख्या हमारे पास 26 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इन 26 और x का गुणनफल, तो 26x का गुणनफल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 26x हो जाएगा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो हमारे पास देख लीजिए HCF और LCM हमें दे दिए गए, HCF हमारे पास 13 है और LCM हमारे पास 182 है। तो HCF हमारे पास क्या है 13 गुणे, और हमारे पास LCM 182 है, तो 182 हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 26 जो हमारे पास है इधर गुणा में है, इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 गुणे 182 और बट्टा में हो जाएगा 26। इसको हम कटाएंगे तो 13 एकने 13 और 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, और 2 एकने 2 और 2 नवा 18 और 2 एकने 2, मतलब 91 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। जो दूसरी संख्या होगी, मतलब दूसरी हमें पूर्णांक का है ज्ञात करने के लिए, तो दूसरी संख्या जो हमने x माना था, x का मान क्या आ गया 91 आ गया, तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 91, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। ये देखिए हमसे कह रहा है यदि LCM इतने का 3168 है तो HCF इसका ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इन दोनों, मतलब हमें इसका HCF, हम LCM हमें कितना दे दिया है, इतना दे दिया है, और हमें इसका HCF हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम सेम वही सूत्र लगाएंगे जो हमने यहाँ पर, ये सूत्र हमने जो लगाया था, यही सूत्र हम सेम वहाँ पर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 यहाँ पे लिख रहे हैं 2 संख्याओं का गुणन, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, वो होता है HCF गुणे LCM। ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास दो संख्या, तो ये हमारे पास दे दिया गया है, तो इन दोनों का गुणनफल तो हमारे पास हो जाएगा 132 गुणे 288,
इन दोनों का गुणनफल हो गया। अब बराबर में हमारे पास क्या है, HCF हमारे पास है। HCF हमें ज्ञात करना है, तो HCF ऐसे ही एज इट इज रहेगा। अब गुणे एलसीएम हमारे पास क्या दिया है, एलसीएम हमारे पास 3168 हमें दे दिया गया है, ये हमारे पास दिया है। तब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास गुणा में है इक्वल टू के इधर भेज दे रहे हैं, तो भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 132 गुणे 288 और बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा 3168 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ये गुणा में था इक्वल टू के इधर भेज दिया तो भाग में चला जाता है, तो भाग में चला गया और इधर हमारे पास क्या बच रहा है HCF, तो HCF हो गया। अब देखिए ये हमारे पास कितनी बार में कटेगा, तो ये हमारे पास, इसको पहले हम कटा लेते हैं, कटाएंगे तो हमारे पास कितनी बार में कटेगा, ये दो छक्के 12 और 2 छक्के 12, 66 बार में ये कटेगा। और ये कितनी बार में कटेगा, तो दो एकने 2 और 2 पच्चे 10 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, मतलब 1584 बार में ये कट जाएगा। फिर से ये 2 से कटेगा, 2 से कटाएंगे तो कितनी बार में, 2 सत्ते 14 और 2 9 18 और 2 दूना 4, और ये कितनी बार में कटेगा, तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 33 बार में कट जाएगा। अब ये फिर से हमारे पास ये किस चीज़ से कटेगा, तो ये हमारे पास 11 से कट सकता है, 11 तिया 33, और ये कितने बार में कटेगा, 11 से कटेगा तो 11 सत्ते 77 और 11 दूना 22, 72 बार में कट जाएगा। 77 78 79, हाँ 72 बार में कटेगा। तब ये हमारे पास क्या आया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा HCF बराबर, ये हमारे पास 11 बच रहा है, तो 11 गुणे क्या बच रहा है 288, तो 288 और बटा में क्या बच रहा है 72, तो ये हो गया 72, ये हमारे पास हो गया। अब ये फिर से किस चीज़ से कटेगा, तो इसको हम कटा लेते हैं 2 से कटाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, 36 बार में कट गया। और ये 2 एकने 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 144 बार में ये कट गया। फिर से ये कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा, 2 एकने 2 और 2 9 2 अट्ठे 16, तो 18 बार में कट गया। और ये कितनी बार में कटेगा, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 2 दूना 4, ये कट गया। फिर से ये कितनी बार में कटेगा, तो ये हमारे पास 18 एकने 18 18 तिया 54 18 चौको 72, 18 चौको 72, तो ये हमारे पास कितनी बार हो जाएगा, HCF बराबर कितना हो जाएगा 11 चौको, ये हमारे पास 11 और गुणे क्या बच रहा है 4 बच रहा है, तो 4 हो गया, तो 11 चौको कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका HCF हमारे पास कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, और हमने आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। तो यहाँ देख लीजिए, इसका अगला नंबर हमसे सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सह अभाज्य संख्या है। मतलब हमें इसमें 4 ऑप्शनल दे दिए गए हैं, और हमें चारों ऑप्शनल में हमें बताना है कि कौन ऐसी संख्या है जो सह अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। क्या, सबसे पहले हम समझेंगे कि सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका HCF यदि 1 आ जाए वह हमारे पास संख्या क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF 1 आ जाए। यदि हम इसमें इन चारों का HCF यदि 1 आ जाए तो हमारे पास सहभाज्य संख्या होगी। तो इसका एक मतलब शॉर्टकट तरीका है, वो बस आप याद रखिएगा।
इन दोनों का यदि इन चारों का यदि हम HCF निकालें तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका आपको याद रखना है कि इन दोनों में और इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, और जिस संख्या में कुछ ना कुछ कॉमन आएगा वो हमारे पास सहभाज्य संख्या नहीं होगी, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वो हमारे पास सहभाज्य संख्या होगी। जैसे हम 14 की बात करें, इसमें 14 की बात करें तो इन दोनों में हमारे पास क्या 14 और 35 में हमारे पास क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। 7 दूना 14 और 7 पच्चे 35, तो ये हमारे पास 7 कॉमन आ जा रहा है इसमें, तो ये तो हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं होगी। यदि हम 18 और 25 की बात करें, 18 और 25 में हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन आ रहा है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। क्या इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी जब कॉमन नहीं आता है तो वहाँ पर एक कॉमन आता है, तो एक हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमारे पास ऑप्शनल नंबर बी सही हो जाएगा। यदि हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में हमारे पास 31 कॉमन आ रहा है, 31 कॉमन आ जा रहा है, और इन दोनों की बात करें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 31 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारे पास 7 कॉमन आ रहा है। बस एक बी ही वाला ऑप्शनल ऐसा है जिसमें एक मतलब एक HCF में कुछ भी नहीं कॉमन आता है, उसमें एक कॉमन आता है, तो इसमें एक कॉमन आ गया तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब हम इन दोनों का HCF हम निकालें तो इसका HCF 1 आएगा, और जिसका HCF 1 आता है वह सहभाज्य संख्या होती है, तो ऑप्शनल नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देखते हैं अगला नंबर सवाल। यह हमारे पास अगला नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका मतलब इस दोनों से विभाजित करने पर, क्या करने पर, विभाजित करने मतलब भाग देने पर हमारे पास शेषफल क्या आ जाए, 5 आ जाए। मतलब ये जो हमारे पास दोनों संख्या है क्या है, 245 और क्या है 1037, इन दोनों में हमें ऐसी संख्या एक ज्ञात करनी है जो भाग देने पर हमारे पास क्या आ जाए, मतलब हम मान लेते हैं x से इसमें भाग दे रहे हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आ जाए, 5 आ जाए। इसमें भी हम भाग दें, मान लेते हैं कि वह बड़ी संख्या हमारे पास x है, तो हम यदि x से भाग दे रहे हैं तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वही हमें x का मान मतलब ज्ञात करना, हमें ऐसी एक संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इसमें भाग देने पर हमारे पास शेषफल क्या बचे, 5 बचे। तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए मतलब उस हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करिएगा, ये जो हमारे पास दिए गए हैं इसमें से आप क्या करिए, हमें 5 ज्ञात करना है, शेषफल 5 ज्ञात करना है। तो ये दोनों हमारे पास संख्या दी गई, इन दोनों में से आप क्या करिए, पहले 5 घटा लीजिए। मतलब जैसे हमारे पास है 200, हमारे पास क्या है 45 है, 245 है, तो 245 में से हमें शेषफल हमें क्या ज्ञात करना है, मतलब शेषफल हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें भाग देने पर हमारे पास शेषफल क्या आ जाए, शेषफल हमारे पास 5 आ जाए। तो हमें पहले वाला इसमें हमारे पास 245 है, इसमें से आप क्या करिए, इसमें से आप 5 घटा दीजिए, क्या करिए 5 घटा दीजिए। तो 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 240 आ जाएगा, 240 आ गया। उसी प्रकार जैसे हमने 5 घटाया उसी प्रकार इसमें भी 5 घटा दीजिए, तो हमारे पास क्या है 1037 है, 1037 है। तो 1037 में से 5 आप घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 37 में से आप क्या करेंगे 5 घटा देंगे, तो 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 1032 आ जाएगा, 1032 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास दो संख्या मिली गई है, इन दोनों संख्या का आप क्या करिए, आप HCF ज्ञात कर लीजिए, मतलब इन दोनों संख्या का आप HCF निकाल लीजिए। तो इन दोनों का संख्या का HCF निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 एकने 2 और 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 0। फिर से हमारे पास 120 आ गया, तो फिर से 2 से कटाएंगे तो 2 छक्के 12 और 0। फिर से हम 2 से कटाएंगे तो 30 बार में कटेगा। फिर से इसे हम क्या करेंगे 2 से कटाएंगे तो ये 15 बार में कटेगा। फिर से अब हम इसे
3 से कटाएंगे तो ये हमारे पास 3 पच्चे 15, 5 बार में कटेगा। फिर से 5 से कटाएंगे तो हमारे पास कितने बार में, 1 बार में कट जाएगा। तो हमने तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया, तो हमारे पास क्या गया है, हमारे पास 240 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 240 का अभाज्य गुणनखंड 240 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, 4 बार आया है 2, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 का पावर 4 और गुणे 3 हमारे पास 1 बार आया है तो 3 1 बार, 5 हमारे पास 1 बार आया है तो 1 बार हो गया। तो हमारे पास 240 का ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब उसी प्रकार इसका भी हम निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास है 1032। तो 1032 का निकालेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 से पहले कटाते हैं तो 2 पच्चे 10, 2 एकने 2, 2 छक्के 12। फिर से ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16। फिर से ये हमारे पास किस चीज़ से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकने 2 और 2 दूना 4 और 2 नवा 18। ये आप किस चीज़ से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये 9 3 11 1 12, 3 से कट जाएगा। तो ये 3 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 छक्के 3 चौको 12, 3 चौको 12 4 बार में और 3 तिरिका 9। ये फिर से अब किस चीज़ से कटेगा, ये अब 4 3 7, 3 से भी नहीं कटेगा, ये केवल अपने आप से कटेगा। 43 से करने 43। तो ये हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड क्या गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड 1032 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 2 हमारे पास कितनी बार है, 3 बार, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, गुणे 3 हमारे पास 1 बार है तो 1 बार हो गया। उसके बाद हमारे पास 43 है तो 43 हो गया। तो इसका HCF यदि हम निकालें, क्या हम निकालें, इसका HCF हम निकाले तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो देखेंगे दोनों में है, तो दोनों में हमारे पास 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 102 हो गया। उसके बाद सबसे कम घात किसका है, तो 2 का घात 4 है, 2 का घात 3 है, तो 2 का घात 3 हो जाएगा। फिर से गुणे, और हमारे पास क्या है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 एक ले लेंगे। और सबसे कम घात किसका है, तो दोनों का घात सेम है, तो 3 हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाए 3 हो जाएगा। तो ये 8 तरीका 24 हो गया। तो हमारे पास ये जो 24 है, क्या है हमारे पास, ये 24 जो ऐसी संख्या है कि इसमें आप भाग देंगे, क्या करेंगे आप 245 में आप जब 24 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 24 से जब भाग देंगे तो आपके पास जो शेषफल बचेगा वो 5 बचेगा। और इसमें भी आप क्या करेंगे, 1037 में आप 24 से भाग देंगे, 24 से जब आप भाग देंगे तो इसका शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 24 ऐसी हमारे पास वो बड़ी संख्या है जो इन दोनों में से भाग देने पर, मतलब इन दोनों संख्या में भाग देने पर हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो अब हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी हो गई, हमारे पास बड़ी संख्या 24 जो आई है, यही हमारे पास बड़ी संख्या हो जाएगी, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो हमसे कहा था वो बड़ी से बड़ी संख्या याद करिए, तो हमारी बड़ी संख्या क्या आ गए, 24 आ गए। और 24 में इन दोनों से यदि हम भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 5 बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे तो उसमें क्या करिए, जो भी हमें क्या करना है, जो भी हमारे शेषफल में जो भी हमें क्या ज्ञात करने के लिए, तो जो क्वेश्चन दिया है, जो उसमें दिया है, उसमें से आप 5 घटा दीजिए और उसका HCF निकाल लीजिए। और जो HCF आप जब निकाल लेंगे तो वो जो हमारे पास जो HCF होगा वही हमारे पास बड़ी संख्या हो जाएगी। और उसमें आप भाग देंगे, भाग देकर आप देख लीजिएगा इसका शेषफल आपको 5 मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 24। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। यहाँ पर देख लीजिए सेम उसी का जैसा है, लेकिन ये जो सवाल है सेम पिछले वाले जैसा ही ये भी सवाल है। इसमें भी हमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल 8 और 5 प्राप्त हो। मतलब उसमें हमें केवल शेषफल 1 दे दिया गया था, इसमें अब हमें शेषफल 2 दे दिए गए। तो हमें मतलब इसमें क्या करना है, सेम उसी के जैसा ये भी सवाल है, वो भी और जैसे मैंने अभी पिछले वाले में किया वैसे इसमें भी करना है कि जैसे मैंने घटाया था वैसे इसमें भी घटाएंगे। तो 125 में हमारे पास पहले वाले में से पहले को घटा देंगे, दूसरे वाले में से दूसरे को घटा देंगे। तो 125 में से 8 घटा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 125 में से 8 हम घटा देंगे। 125 में से हम जब 8 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 117 बचेगा। तो 117 आ गया। अब फिर से अब हम 70 में से क्या करेंगे, 70 में से हम क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। 70 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास 65 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो हमारे पास संख्या आई है इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 का HCF निकालेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। कितनी बार में, 13 पचे 65, 13 बार में कटिएगा। अब फिर से ये 13 करने 13, तो 65 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया है हमारे पास, 5 गुणे 13 आ गया है। उसके बाद हमारे पास 117 है, क्या है, 117 का अभाज्य गुणनखंड कैसे हम निकालेंगे, तो ये किस चीज़ से कटेगा, तो ये हमारे पास 117 है, ये 7 1 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 तरीका 9, 2 बचेगा तो 3 9 27, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 और ये हमारे पास कितने बार में कटेगा, 3 तरीका 9 10 11, 2 बचा तो 2 इसमें जाएगा तो 3 9 27, 39 बार में हो गया। फिर से इसे हम 3 से कटेंगे, 3 1 3 और 3 तरीका 9, 13 बार में कटेगा और 13 1 13, तो हमारे पास 117 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया है, 3 का पावर 2 और गुणे 5 13 का पावर 1 आया है, ये हमारे पास आया है। तो इसका यदि हम HCF निकालें, HCF हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में रहता है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास 13 आ गया। और ये जो हमारे पास 13 आया है यह एक ऐसी संख्या है यदि हम 13 से इसमें भी भाग दें और 13 से इसमें भी भाग दें तो हमारे पास, जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 8 बचेगा और 70 में भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 5 बचेगा और वही हमारे पास बड़ी संख्या ज्ञात हो गई 13 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। तो अगला नंबर हमारे पास सवाल कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब हमें इसमें क्या करना है, हमें जांच करना है कि ये जो 6 का पावर n है, क्या है, 6 का पावर n है, या क्या है, ये 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें मतलब ये जो 0 है इस पर समाप्त हो सकती है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, और हमारे पास जो n है, n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास n, मान लेते हैं हमारे पास 1 हो जाएगा, प्राकृत संख्या 1 में आता है, तो 1 हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6, तो ये भी हमारे पास नहीं हो जा रहा है। अब हम दूसरा ट्राई करेंगे, तो 6 का पावर 2, तो जब 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा। ऐसे ही आप 6 का पावर 3 और 6 का पावर 4, 6 का पावर 4 ऐसे ही आप करते रहेंगे तो ऐसी कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो 0 पर समाप्त होगी। 0 पर समाप्त होने का मतलब, जैसे 10 है, लास्ट में हमारे पास 0 पर समाप्त हो रहा है, 20 है, ये भी 0 पर समाप्त हो रहा है, 30 है, ये भी 0 पर समाप्त हो रहा है। तो मतलब यही जो हमारे पास जो लास्ट में 0 आता है वही संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो हमारे पास 6 का ऐसा मतलब कोई भी संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त होगी। मतलब जैसे हमारे पास यदि हम 6 का स्क्वायर करें 36 हो जाएगा। अब उसके बाद 6 का घात हम 3 करें तो 6 के 36 और 36 का फिर से 3 से करेंगे तभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हमारे पास 6 का पावर n है, ऐसे हमें मतलब दिखाई दे रहा है कि यह 0 पर संख्या समाप्त नहीं होगी, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे लिखना है ये हमको मालूम होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास ये जो संख्या है ये 0 पर 10 हमारे पास 0 पर समाप्त हो रही है, तो इसको अब हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 10, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 है तो 2, 10 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणे
5 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। फिर से यदि हमारे पास 30 है तो 3 गुणे हम 10 लिख सकते हैं, मतलब 3 गुणे 10 मतलब 3 दहा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यह हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र दिखाई दे रहा होगा कि जो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है उसमें क्या आ रहा है, 2 और 5 हमेशा आते ही हैं गुणनखंड में। जैसे हमारे पास 6 है, जैसे 6 है, 6 का यदि हम गुणा करें, 6 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुणे 3 आएगा, 3 आएगा। और हम इसलिए 36 का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमारे पास 6 गुणे 6 आ जाएगा। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और फिर से इसको भी हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती उसमें 2 और 5 नहीं आते। कोई एक आ सकता है लेकिन मतलब ज़्यादातर एक आ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। मतलब 2 और 5 कभी भी दोनों साथ में नहीं आ सकते हैं। जो संख्या 0 पर नहीं समाप्त होगी उसमें 2 और 5 कभी नहीं आएंगे, दोनों एक साथ। और जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसमें हमेशा उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 हमेशा ही हमेशा आएगा ही आएगा। तो हमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसमें 2 और 5 आते हैं। तो हमारे पास इसमें ये जो संख्या है ये 6 हमारे पास है, इसमें ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, उसको आप लिखेगा। ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप ऐसे लिखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर लिखिएगा 6 का पावर n जो है, 6 का पावर n का मतलब क्या है, इसका 2 गुणे 3 का पावर n है, 2 गुणे 3 का पावर n है। यदि इन दोनों का गुणा कर दे तो 6 का पावर n हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः 6 का पावर n में 2 व 5, या आप ऐसे ना लिखिए, आप ऐसे लिखिएगा कि 6 का पावर n में n का गुणनखंड करने पर 2 व 5 नहीं आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं मतलब जो 2 और 5 नहीं आ रहे हैं तो यह जो संख्या होगी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 6 का पावर n जो है n है वह यह 0 पर संख्या समाप्त नहीं होगी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका यदि आप गुणनखंड करेंगे तो हमेशा 2 और 5 आएगा। लेकिन यदि हम 6 का पावर n का यदि हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 और 3 आ रहा है और इसका पावर n आ रहा है। तो 2 और 3 आ रहा है लेकिन हमारे पास 5 नहीं आ रहा है। तो जिसमें संख्या में 2 और 5 नहीं आएंगे वो संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल। ये देखिए ये प्रमेय नंबर हमारे पास 1.3 है। ये आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये इस प्रमेय से आपके बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100% चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने का। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें इस प्रमेय से आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास है कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्ध करें कि 2 +
सॉरी 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब आपसे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस प्रमेय को आप समझ लेंगे तो वो तीनों सवाल आपको बनाने में बहुत ही आसान पड़ेगा लगेगा। तो आइए अब हम इस प्रमेय को पहले हम समझते हैं। देखिए ये हमसे प्रमेय क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि ए एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो केवल अपने आप से कटता हो, वो उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ए एक अभाज्य संख्या है। यदि ए पी स्क्वायर को विभाजित करती है तो ए पी को भी विभाजित करेगी, जहां पी एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब इसको, मतलब ये जो हमारे पास लिखा है इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ आपको। जैसा हमसे कह रहा है कि ए एक अभाज्य संख्या है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ए एक अभाज्य संख्या है, तो हमारे पास मान लेते हैं अभाज्य संख्या 3 होती है, तो 3 हमने ले लिया। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास p जो है, यहाँ पर p जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब जो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू होता है धनात्मक की तरफ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास p जो है वो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि हमारे पास 9 है। 9 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि a पी स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब ये जो हमारे पास ए है मतलब 3 है, ये मतलब 9 स्क्वायर को, मतलब जैसे हम यहाँ पर 9 स्क्वायर लिख दें और ये हमारे पास 3 है। तो जब हमारे पास 3 है, ये 9 स्क्वायर को यदि विभाजित करेगा तो हमारे पास ये 9 है, 9 ये 3 को भी विभाजित करेगा। देखिए आपको कैसे विभाजित करेगा, जैसे हम इसको सही तरीके से लिखें, क्या करें, यदि हम इसको लिखें सही तरीके से तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो 81 हो गया, ये 3 है तो 3 हो गया। इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो यह हमारे पास 3 दूना 6 और ये हमारे पास 6 हो गए, 2 इसमें जाएगा तो 3 7 21 हो जाएगा। तो मतलब 27 बार में ये कट जाएगा 81। और यही हम बात करें, मतलब ये तो हमारे पास कट गया, मतलब विभाजित हो गया है। तो हम इसको भी देखते हैं, 3 एकने 3 3 3 9, तो ये हमारे पास 9 भी, मतलब 9 को भी हम 3 से विभाजित कर रहे हैं तो विभाजित हो गया। तो वही हमसे इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास ए है पी स्क्वायर से विभाजित है, मतलब 3 है, ये 9 स्क्वायर से विभाजित है, मतलब विभाजित तो हो गया, मतलब पूरा पूरा उसमें भाग चला जा रहा है। तो भाग पूरा पूरा चला गया, मतलब पूरा पूरा कट गया, तो कट गया है। तो वही हमसे कह रहा है कि 9 जो हमारे पास 9 है, ये 3 से इसमें भी भाग चला जाएगा, तो हमारे पास पूरा भाग चला गया, तो 3 हमारे पास बच गया। तो यही हमसे क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब इस बात में कह रहा है। और ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो एक वहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा। उसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इतना आपको बताना पड़ रहा है। तो आइए अब हम पहले उस सवाल को शुरू करते हैं। अभी ये देखिए, ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें इसमें सिद्ध करना है कि √3 है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये जो हमारे पास √3 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना कि √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, √3 है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या हमारे पास है तो यह p/q के रूप का होगा ही। कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो वह हमेशा p/q के रूप का होता ही है। तो हमारे पास 3 जो है परिमेय संख्या है, तो यह p/q के रूप का होगा ही। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3 √3 बराबर क्या हो जाएगा, ये p/q के रूप का हो जाएगा, p/q के रूप हो जाएगा। और हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि p व q एक क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। क्या है, सहभाज्य संख्या है।
क्या है, सहभाज्य संख्या है। यह हमने लिख दिया। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका HCF 1 आ जाए वह हमेशा सहभाज्य संख्या होती है। तो ये हमारे पास सहभाज्य संख्या हो गए। अब देखिए, अब हमारे पास ये इन दोनों का वर्ग कर देंगे, मतलब ये दोनों पक्षों है, दो पक्ष है, इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों, और हम इसका वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अंडर रूट को हटाना है। तो अंडर रूट को हटाना है तो हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तभी ये अंडर रूट हटेगा। उसीलिए अंडर रूट हटाने के लिए हम वर्ग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास अंडर रूट 3 है, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो ये हमारे पास केवल 3 आता है। कैसे हमारे पास 3 आया है कि ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर है। तो अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 3 2 बार है। तो जब 2 बार ये दोनों को गुणा करेंगे तो केवल हमको 3 मिलेगा। तो उसी प्रकार अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। 3 मिल गया। अब पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्यू स्क्वायर है इक्वल टू को इधर भेज दे रहे हैं। तो इक्वल टू को इधर भेजेंगे तो ये हमारे पास 3 क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर पी स्क्वायर है तो ये हमारे पास पी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हम लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा लाइन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेज देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर, और बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो हमारे पास क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर यहाँ पर देख लीजिए, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर बटा में 3 आ गया। अब यहाँ पर जो हमारे पास 3 जो है, जो अब हमने कॉन्सेप्ट बताया था प्रमेय संख्या 1.3 में कि पी स्क्वायर जो है 3 है, पी स्क्वायर से विभाजित है तो 3 भी होगा, ये पी से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको तो हम मिटा दे रहे हैं, इन सबको मिटा दे रहे हैं, और हम इसको हम साइड में ले रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर हमने साइड में ले लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 3 जो है पी स्क्वायर से विभाजित है। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 जो है 3 पी स्क्वायर से विभाजित है। जब विभाजित है तो ये हमारे पास 3 जो होगा, 3 ये पी से भी विभाजित होगा। क्या होगा, 3 भी हमारे पास होगा, ये पी स्क्वायर से भी विभाजित होगा। क्या होगा, 3 भी हमारे पास पी स्क्वायर से विभाजित होगा। तो 3 हमारे पास पी स्क्वायर से विभाजित है, तो मान लेते हैं कोई भी हमारे पास संख्या है, मान लेते हैं पी है, और इसमें हम 3 से विभाजित कर रहे हैं, मतलब हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास पी का मान हमारे पास 9 है, और इसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या मिल रहा है, हमारे पास हमको पूर्णांक तो मिल रहा है ना। 3 को हम कटाएंगे तो हमारे पास एक 3 मिल रहा है। 3 क्या है, एक पूर्णांक है। तो जब हमारे पास एक पूर्णांक मिल रहा है तो हम वैसे ही हम 3 से पी स्क्वायर में विभाजित करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको क्या मिलेगा, हमको पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर कि हम मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, हमने मान लेते हैं कि हमने 3 से इसमें
p में हमने 3 से भाग दिया तो हमको कुछ ना कुछ हमको पूर्णांक मिल गया। तो मान लेते हैं कि हमारे पास k1 एक पूर्णांक मिल गया है। k1 पूर्णांक मिल गया है तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर भेज देते हैं। तो इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p बराबर हमारे पास आ जाएगा 3k1 आ जाएगा। 3 कैसे है, ये 3 गुणा में था, भाग में था, इधर आया तो गुणा में हो गया। अब यहाँ पर देखिए p का मान आया है तो हम यहाँ पर p का मान यहाँ पर रख देंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में हम p का मान रखेंगे। तो रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा q स्क्वायर है तो q स्क्वायर हो गया इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है p का स्क्वायर। तो p का मान हमारे पास क्या है 3k1 का स्क्वायर है तो 3k1 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आया, p का मान केवल हमको 3k1 था तो k1 हो गया, इस पर स्क्वायर था तो हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। अब बटा में हमारे पास क्या है 3 है तो 3 हो गया। तब देखिए q स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका वर्ग करेंगे तो हमारे पास 9k1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बटा में हमारे पास 3 है तो 3 हो गया। इसको हम काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 q का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको हम काट दिए तो हमारे पास 3k1 का स्क्वायर आ गया, k1 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे, अभी हमने इस 3 को हम इक्वल टू को इधर भेज दे रहे हैं। इधर भेजेंगे तो हमारे पास इधर गुणा में इधर जाएगा तो क्या जाएगा भाग में हो जाएगा। तो q स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बटा में हमारे पास 3, अब बटा में हमारे पास इधर इक्वल टू के इधर k1 का स्क्वायर हो जाएगा। k1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन हम खींच लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन खींच लिया। अब देखिए, अब हमने जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा था कि 3p स्क्वायर से विभाजित है और 3p से भी विभाजित होगा, उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो हमारे पास 3 है, 3 q स्क्वायर से विभाजित है। तो 3 भी हमारे पास होगा, 3 वो q से भी विभाजित होगा। तो जब हमारे पास 3p q स्क्वायर विभाजित होगा तो ये हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास कुछ ना कुछ तो पूर्णांक मिलेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास k2 हमको पूर्णांक मिल गया है, मतलब q स्क्वायर 3 से q विभाजित है तो हम विभाजित करेंगे, मतलब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो पूर्णांक मिलेगा। तो हम उसको मान लेते हैं कि हमारे पास k2 मिला है। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा q बराबर इस 3 को इक्वल टू किधर भेज दे रहे हैं तो हमारे पास 3k2 आ जाएगा। 3k2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गया है, हमको q का मान मिल गया है। तब हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा हमको q का मान मिल गया है और यहाँ पर p का मान मिल गया है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ये हमारे पास 2 है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर ये हमारे पास 3 है। 2 और 3 मिल गया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, हमारे पास p यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 और 3 को लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 से। समीकरण नंबर 2 और 3 से लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, p बराबर हमारे पास है 3k1 है और समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है, q बराबर हमारे पास है 3k2 है। तो इन दोनों समीकरण को लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, इन दोनों का यदि हम HCF निकालें, p और q का अभाज्य गुणनखंड ये के रूप में हुआ है, तो यदि हम इसका HCF निकालें, क्या हम इसका HCF निकालें तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 है हमारे पास, सॉरी इसका HCF हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 हमारे पास दोनों में है तो इसका HCF 3 आ जाएगा। और हमने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी दोस्तों, हमने वीडियो बना दिया था लेकिन वीडियो पता नहीं कैसे कट गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा सवाल को मैंने सॉल्व करा दिया है। मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया था कि इसका HCF हमारे पास 3 आ गया और हमने यहाँ पर माना था कि ये सभाज्य संख्या मतलब p और q का HCF 1 आएगा, लेकिन हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इसका HCF हमारे पास 3 आ जा रहा है। तो जब हमारे पास इसका HCF हमको 3 आ जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास 3 आ जा रहा है, यहाँ पर हमने माना था 1 आ जा रहा है। तो हमारी जो कल्पना है, ये माना था हमने कि 3/3 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी कल्पना गलत हो गई। तो हमने वही बात यहाँ पे लिखा कि हमारी कल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है कि हम अतः √3 है एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और यही बात हमारा सिद्ध हो गया।
मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस कैमरा बंद हो जाने के कारण से आपको यहाँ तक ही आपको दिखाई दिया होगा, लेकिन ये जो हमने लाइन लिखा है ये बात आपको नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका HCF हमारे पास 3 आ गया था और हमने यहाँ पर माना था कि HCF इसका 1 आएगा, क्योंकि सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि P और Q सहभाज्य संख्या है, तो P और Q का HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे HCF 1 नहीं आकर 3 आ गया, तो हमने जो माना था कि यह परिमेय संख्या है, ये गलत हो जाएगा। ये हमने माना जो गलत हो जाएगा, तो हमने लिख दिया कि हमारी कल्पना गलत है कि √3 है एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर फिर से लिखा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमारा बात सिद्ध हो गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। ये देख लीजिए, ये हमारे पास अगला नंबर सवाल है। ये हमसे कह रहा है सिद्ध करें कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि यह जो संख्या है या एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसको सिद्ध करने का सेम वही तरीका है जैसे मैंने किया था। हम पहले मान लेंगे कि ये जो हमारे पास है संख्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना, ये जो हमारे पास सवाल है ये उतना लंबा नहीं जाएगा, ये बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना 5, क्या लिखेंगे, माना 5 माइनस √3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो P/Q का रूप का होगा ही। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस √3 अब बराबर में क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा Q हो जाएगा। Q हो गया, P/Q हो गया, क्योंकि ये दोनों परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप का होगा ही। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इस जो हमारे पास ये इस हम क्या करेंगे, इस पूरे पक्ष को इधर भेज देंगे और √3 को इधर भेज देंगे। √3 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास 5 में क्या बचेगा, P और बटा में Q अब प्लस का √3 हो जाएगा। √3 हो गया। कैसे हमारे पास होगा, ये जो हमारे पास √3 जो था इधर हमारे पास क्या था, माइनस में था, ये क्या है, माइनस में है। तो माइनस का जब पक्ष इधर आता है तो वह हमेशा प्लस बन जाता है, तो प्लस बन गया। अब ये जो हमारे पास P/Q है इक्वल टू इधर भेज दे रहे हैं, तो इधर हमारे पास प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस P/Q इक्वल टू में हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 हो गया। और हम जानते हैं कि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का LCM ले लेते हैं। तो इन दोनों का हम यदि LCM लेंगे तब हमारे पास देखिए क्या बनता है, इन दोनों का हम यदि LCM ले लें, 5 और इसमें LCM लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसका LCM लेंगे तो हमारे पास Q LCM आ जाएगा। Q से ये कटेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 5Q और माइनस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इक्वल टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास √3 है तो √3 हो जाएगा। क्लियर बात है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हम जानते हैं कि P और Q हमारे पास है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो कोई भी मान लेते हैं हमारे पास पूर्णांक है, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 है, उसके बाद क्या है 3, एक हमारे पास मान लेते हैं Q जो हमारे पास है ये 3 है, और P हमारे पास क्या है, हमारे पास 6 है। तो जब दो पूर्णांकों को हम घटाते भी हैं, दो पूर्णांकों को हम घटा भी देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, मतलब पूर्णांक ही बचेगा। क्या बचेगा, हमको पूर्णांक ही बचेगा, पूर्णांक बचेगा। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 5 है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 5 है, तो 5 इसमें लगा देते हैं, और Q का मान 3 है और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यदि हम इसको करें, सॉल्व करें, तो ये हमारे पास 5 कितना हो जाएगा, 15 और माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो कोई भी दो पूर्णांकों को हम घटा रहे हैं तभी भी हमको पूर्णांक मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि P व Q क्या है, एक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि P व Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है।
जब ये पूर्णांक है तो दो पूर्णांकों को घटाए या मतलब गुणा करे या कुछ भी करे तो हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया पी और क्यू पूर्णांक है। और हम जानते हैं कि जब ये दोनों पूर्णांक है तो ये हमारे पास पूरी संख्या जो होगी ये पूर्णांक है, और ये भी तब हमारे पास पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में कोई भी पूर्णांक हो उसमें भाग देंगे तो हमेशा पूर्णांक से भाग जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये क्या हो जाएगा 5q माइनस का p और बट्टा में q है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक पूर्णांक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये भी पूर्णांक ही है। क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास पूर्णांक हो जाएगा। तो जब ये पूर्णांक है तो ये हमारे पास जब पूर्णांक है तो कोई भी संख्या पूर्णांक होती है तो वो हमेशा क्या होती है, वो परमेय संख्या होती है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा। दोस्तों पता नहीं कैमरा पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा है, उसकी वजह से मैंने यहाँ पर पूरा सवाल मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, फिर भी मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मैं आपको सवाल तो सॉल्व करा दिया, ऐसे मतलब 2-3 बार मैंने वीडियो बनाया उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मैं आप सभी को सवाल यहाँ पर बना दिया हूँ, उसको मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि कैमरा बहुत ही जल्द बंद हो जा रहा है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें देखिए कह रहे हैं इस यहाँ तक तो मैं आपको समझा दिया था यहाँ तक। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो पूरी संख्या है ये क्या है, परमेय संख्या है। ये जो हमने कोई भी पूर्णांक कोई भी संख्या यदि पूर्णांक रहता है तो वह हमेशा परमेय संख्या होता है। तो जब ये हमारे पास परमेय संख्या है तो ये हमारे पास परमेय संख्या, तो इसके बराबर में √3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगा। ये हमारे पास परमेय संख्या हो गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √3 जो है यह क्या है, एक परमेय संख्या। हमको मालूम है कि √ के अंदर कोई भी संख्या आती है अभाज्य संख्या आती है तो हमेशा परमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो हमने यही बात लिख दिया। तो जब ये अपरमेय संख्या है तो इसके बराबर में हमारे पास ये भी संख्या है, तो ये भी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या न होगा, तो ये भी हमारे पास अपरमेय संख्या हो गया। तो हमारे पास ये अपरमेय संख्या हो गया, यहाँ पर परमेय संख्या थे, दोनों बात विरोधाभास हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हमारी कल्पना गलत है। यहाँ पर लिखे हैं कि हमारी कल्पना गलत है कि 5 माइनस का √3 एक परमेय संख्या है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। अब वीडियो आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।